जी नमस्कार साथियों। गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज आपकी सीटेट के रिगार्डिंग ये हिंदी की पहली क्लास है। जो सीटेट जनवरी 2024 का हमारा एक नया बैच आया है, उसमें ये डेमो क्लास आपको हम दे रहे हैं, जिसमें सिलेबस की भी चर्चा करेंगे और साथ के साथ यहाँ हम सिलेबस के साथ जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमारे आए हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, तो उनके बारे में एक क्वेश्चन पेपर लेके कि टोटल पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसमें गद्यांश और काव्यांश के जो हमारे प्रश्न होते हैं, उसके बारे में यहाँ कंटिन्यू हम प्यारे दोस्तों आपको बताएंगे किस तरीके से उसको आपको तैयार करना है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि लगातार सभी सब्जेक्ट की आपकी क्लास लेट्स लर्न जो हिमांशी मैम का चैनल है, इस पर हम सारे टीचर आके बारी बारी से अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरे सिलेबस को क्लियर करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपकी जितनी भी मदद हम कर सकते हैं वो सारी की सारी हम कंटिन्यू बीच बीच में आके हम करेंगे। एक ये बैच है जिसमें आज से प्यारे दोस्तों सारे टीचरों की क्लास हमने स्टार्ट की है। कुछ टीचर की क्लास कल स्टार्ट हुई थी, जिसमें रजिस्ट्रेशन कराया था हमने 4 तारीख को कैरियरविल ऐप पर, और 6 नवंबर से इसमें रेगुलर सभी सब्जेक्ट की कंटिन्यू क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। ये सारे वो चेहरे हैं जो एक लंबे समय से सीटेट में एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे चुके हैं। चाहे हम टॉप प्यारे दोस्तों 10 बच्चे हो जो सबसे ज़्यादा हाई स्कोर लेके आए हैं, वो भी सभी इन्हीं टीचरों से पढ़ के कैरियरविल ऐप पे ही वो बच्चे पढ़े हैं कंटिन्यू। तो यूट्यूब और कैरियरविल ऐप ये दोनों प्यारे दोस्तों माध्यम आप से जो आपका एग्ज़ाम है उस तक कंटिन्यू आपके साथ रहेगा, प्रैक्टिस सेट के साथ भी, मॉक टेस्ट के साथ भी, और इसके साथ अपने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले जब हम हिंदी की चर्चा करते हैं तो हिंदी का जो सिलेबस है उसमें एक भाषा हमारी फर्स्ट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हम भाषा फर्स्ट की बात करते हैं तो भाषा फर्स्ट के अंतर्गत यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, इसके हमारे 30 प्रश्न होंगे। भाषा फर्स्ट के अंतर्गत जो प्रश्न की संख्या होती है हमारी वो 30 होगी। साथ के साथ आपको ये ध्यान रखना है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। अंक जो हो गए हमारे ये भी 30 हो गए। लेकिन ये जो डिवाइड हैं ये 2 तरह से डिवाइड प्रश्न है हमारे 15 और 15 में। 15 जो प्रश्न होते हैं हमारे वो पेडागोजी बेस होते हैं, ठीक है, जिसको हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है शिक्षा शास्त्र हिंदी की पेडागोजी से संबंधित प्रश्न होंगे, और वो पेडागोजी के प्रश्न ज़्यादातर जो होते हैं 2019 से लेके बाद के जो सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करने में आपको मदद मिलेगी। वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसके बाद जो ये 15 प्रश्न होंगे आपके, इसमें एक आपका गद्यांश आएगा और इसके साथ में एक आपका होगा पद्यांश, यानी कि प्रोज और पोएट्री। लैंग्वेज फर्स्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको दोनों मिलेंगे। तो जो भी हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में लेगा उसको गद्यांश और पद्यांश अर्थात कविता, इन दोनों की आपको तैयारी करनी है। और वो भी जो एनसीईआरटी की हमारी बुक है उससे पद्यांश तो आपको मिल जाएगा लेकिन गद्यांश नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जब हम इनकी बात करते हैं गद्यांश और पद्यांश की, तो इसके जो प्रश्न आएंगे गद्यांश से संबंधित, तो वो गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न की संख्या होगी वो होगी 9। इसके बाद में पद्यांश जो होगा, जिसको हम कविता, पोएट्री, पोएम कह रहे हैं, वो होगी 6। तो टोटल मिला के आपके जो हो गए प्यारे दोस्तों, ये हो गए आपके 15 प्रश्न इनमें। क्लियर? लेकिन ये 15 प्रश्नों में जो विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों की संख्या होगी जो गद्यांश और पद्यांश की होगी, जैसे हमने आपको बताया कि पहले जो गद्यांश होगा, गद्यांश से 9 प्रश्न होंगे। लेकिन ये 9 प्रश्न भी 2 तरह से डिवाइड होते हैं। एक होते हैं जो आपका गद्यांश होगा उसकी विषय वस्तु, उसमें जो स्टोरी दी है, घटना दी है, प्रसंग दिया है उससे संबंधित, और दूसरे होंगे व्याकरण से संबंधित प्रश्न। किससे? व्याकरण से संबंधित प्रश्न। तो इसकी जो संख्या होती है वो होती है प्यारे दोस्तों 5 से लेके 6 तक, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी संख्या होती है 4 से लेके 3 तक। तो ये कम और ज़्यादा होते हैं अलग अलग। प्यारे दोस्तों ये ध्यान रखना, जो पेपर हुए हैं उनमें किसी में व्याकरण का जो रोल रहा है इसमें वो 3 से लेके 4, और इसमें रहा है 5 से लेके 6%। अगर हमने सीटेट के अपने सिलेबस को सही ढंग से समझ लिया
तो फिर ये तय है कि 15 से 20 दिन में आप एक लैंग्वेज की तैयारी कर सकते हैं। दो तरह के बच्चे सीटेट में इन्वॉल्व होते हैं। एक बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और फिर भी वो सीटेट से जो सिलेबस है उससे डरते रहते हैं। और दूसरे ये होते हैं कि उसकी बारीकियों को समझ लेते हैं कि आखिरकार उतने बड़े सिलेबस में से हमें कौन से वे पॉइंट्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है और अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके हम पेपर में देने जाए और वहाँ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करें। इसके बाद ये दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये पद्यांश है जिसको हम प्रोज पोएट्री या कविता कह रहे हैं, इसके प्रश्न कितने आ रहे हैं? 6। इसके प्रश्न भी दो तरह से डिवाइड है। इसमें जो प्रश्न आपके आएंगे वो 3 तरीके से आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एक तरीका ये है कि इसमें जो आपकी कविता है, जो कविता का मूल भाव है, कविता का मूल भाव यानी कि कविता के अंदर जो प्रसंग है, मूल भाव मतलब प्रसंग, उसके अंदर जो भी मुद्दा उठाया है उससे संबंधित प्रश्न होंगे। दूसरे जो प्रश्न होंगे आपके वो व्याकरण से रिलेटेड होंगे, कि इससे व्याकरण के वे कौन कौन से टॉपिक है वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ तीसरे प्रश्न जो होंगे वो होंगे काव्य से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जाम्पल अलंकार का क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा, जब हम सीटेट में हिंदी की तैयारी करते हैं एज ए लैंग्वेज फर्स्ट लेके, तो हमें कविता का जो मूल भाव है उसके प्रसंग से संबंधित प्रश्नों को तैयार करना है, व्याकरण को तैयार करना है और काव्य के प्रश्नों को तैयार करना है। तो नोट्स हैं आपके 15 हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। सभी दोस्तों को एक बार फिर नमस्कार, जो बच्चे बाद में लाए हुए। तो ये आपको ज़रूरी है। देखो, किसी भी चीज़ के लिए रणनीति बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी इंसान की सफलता असफलता उसकी रणनीति पर डिपेंड करती है। अगर उसकी रणनीति सही है और वो उस पर अमल कर रहा है तो 100% सक्सेस होगा। पढ़ने को तो 18-18 घंटे तमाम बच्चे पढ़े हैं, लेकिन फिर भी कई बार उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसका रीज़न ये है कि पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना पूरा सिलेबस कवर करके जाते ही नहीं हैं। तो ये तो आपका गद्यांश का रहा, ये आपका पद्यांश अर्थात काव्यांश का रहा। तो ये 15 क्वेश्चन की कहानी आपकी ये हो गई। अब इससे हमें ये जाहिर हो गया कि हमें जो हिंदी में लैंग्वेज फर्स्ट, भाषा फर्स्ट हिंदी अगर हम ले रहे हैं तो हमें किन किन क्वेश्चनों की तैयारी करनी है, अर्थात कौन कौन से वे टॉपिक हैं जिसको हमें तैयार करना है। एक है हमारा गद्यांश जिसकी हमें तैयारी करनी है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, फिर पद्यांश है, इसकी विषय वस्तु की तैयारी करनी है। तीसरा व्याकरण है, इसकी हमें तैयारी करनी है। और चौथा काव्य है, इसकी हमें यहाँ पे तैयारी करनी है। और पांचवा शब्दावली है। पांचवा क्या है? शब्दावली है। तो ये 15 जो प्रश्न आएंगे इसमें स्टार्टिंग के, वो इन 5 अलग अलग सेक्शन से होंगे। जब मैं शब्दावली की बात करता हूँ, इसके कोई भी प्यारे दोस्तों एक पैराग्राफ होगा, उसकी विषय वस्तु, तो वो विषय वस्तु जो आपका पैराग्राफ होगा कभी रिपीट नहीं होता, हमेशा नया पूछा जाता है। जो पद्यांश होगा ये एनसीईआरटी की हमारी जो बुक है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, वो जो बुक्स 6 to 8 वाली जो क्लास की हमारी बुक है, ज़्यादातर उसमें से आपको हेल्प मिलेगी। 6 to 8 वाली क्लास की बुक एनसीईआरटी की, वो आपको कवर करनी है। यहाँ जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरण के अंतर्गत, एक तो संधि के प्रश्न होते हैं, समास के प्रश्न होते हैं, इसके बाद उपसर्ग से संबंधित प्रश्न होते हैं, प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी शब्द, विकारी और अविकारी शब्दों से संबंधित प्रश्न होंगे। ये आपको ध्यान, ज़्यादातर टॉपिक यही होते हैं। इसके अंतर्गत 4 टॉपिक आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और इसके अंदर अव्यय और निपात, ज़्यादातर इसी में से आते हैं। जब काव्य की बात करते हैं तो काव्य में से जो ज़्यादातर पूछा जा रहे हैं, बार बार वो अलंकार का क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रस और छंद 3 टॉपिक आते हैं। 1-2 बार पहले आया है, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, अगर हम 4 साल की बात करते हैं तो केवल हमें अलंकार को तैयार करना है, रस और छंद को तैयार नहीं करना है, क्योंकि जो पद्यांश है उससे रिलेटेड कोई भी पंक्ति देगा और उसमें से अलंकार का प्रश्न हमेशा पूछता है। शब्दावली की जब बात करते हैं तो शब्दावली के अंतर्गत हमारे विलोम शब्द होते हैं, हमेशा प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद में यहाँ विलोम शब्द के साथ पर्यायवाची हैं,
पर्यायवाची हमेशा शब्द पूछा गया है। एक शब्द युग्म का प्रश्न जरूर पूछता है, शब्द युग्म देगा आपको कोई भी। इसके बाद अनेकार्थी शब्द हैं, तो अनेकार्थी शब्द से प्रश्न होगा, तो वहाँ पे कहेगा ये शब्द बताइए किस वजह से भिन्न है, या तो वो विलोम शब्दों की वजह से पर्यायवाची शब्द युग्म कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को, या फिर आपको यहाँ पे देगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इस तरीके से ज़्यादातर जो आपको फोकस करना है पहले 4 पे करना है। ऐसा कोई आज तक एग्जाम नहीं हुआ जिसमें विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द युग्म अनेकार्थी से प्रश्न ना हो। तो ये आपका है वो सिलेबस जहाँ से आएंगे आपके 15 प्रश्न। तो ये जो सिलेबस था ये 15 प्रश्न का था। तो यहाँ से कितने प्रश्न आ रहे हैं आपके 5 अलग अलग से 15 प्रश्न इसमें से आ रहे हैं। इसके साथ दूसरे जो 15 प्रश्न हैं वो कौन से हैं, वो पेडागोजी के हैं। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया और इसके बारे में बताया। तो ये कितने हैं आपके, ये हैं आपके 15 प्रश्न। ये तो था लैंग्वेज फर्स्ट का सारा। लैंग्वेज फर्स्ट जो भी लेगा आपको ये ध्यान रखना है, लैंग्वेज फर्स्ट हमेशा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है जब भी आप हिंदी में करते हो, चाहे उसके पेडागोजी के क्वेश्चन हो या फिर गद्यांश या पद्यांश के क्वेश्चन हो। इसके साथ साथ दूसरा आपको मिलेगा, क्योंकि एक ही भाषा के वहाँ 30-30 करके 2 आपको ध्यान रखना है रोल होते हैं। भाषा सेकंड जब हम हिंदी की बात करते हैं इसका फ़ायदा क्या है, ये क्वेश्चंस आसान होते हैं लैंग्वेज फर्स्ट के मुकाबले। अगर आप भाषा फर्स्ट आप इंग्लिश लेते हो या इंग्लिश के अलावा कोई भी दूसरी लैंग्वेज लेते हो, तब आपको हिंदी को फिर सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपको चुननी होगी। बस अंतर आपका ये होगा कि जहां आपका पद्यांश पूछा जा रहा था, जिसको हम प्रोज कहते हैं, ठीक है, तो वहां पर ही वो दूसरा जो पद्यांश था उसके स्थान पे यहाँ भी दूसरा का प्यारे दोस्तों आपका गद्यांश ही मिलेगा। यानी कि ये जो 6 नंबर हैं, यानी कि टोटल मिला के 15 के 15 प्रश्न आपके किससे आ रहे हैं, गद्यांश से आ रहे हैं। सेकंड लैंग्वेज हिंदी के रूप में अगर आप ले रहे हो तो आपको पोएट्री की पोयम की तैयारी नहीं करनी है, ना आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि एनसीईआरटी से कभी भी आज तक गद्यांश नहीं आया है और ना आएगा। तो इसकी तैयारी फिर आपको नॉर्मली गद्यांश लेंगे आप 5-10, उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे जैसे मैं आज कराऊंगा, ठीक है, तभी वहाँ से आपको मदद मिलेगी और उसी के आधार पे आपको इनके क्वेश्चन करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज सेकंड हिंदी लेने से फ़ायदा ये है कि पोयम जो कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो हम बच सकते हैं उससे, और दोनों के दोनों गद्यांश आएगी। जब आप यहाँ गद्यांश की तैयारी कर रहे थे तो इसी गद्यांश में आपको ये ध्यान रखना है, इसी गद्यांश की तैयारी में आपकी दूसरे गद्यांश की तैयारी हो रही है, इसके लिए कोई अलग से एफर्ट्स नहीं है। तो इसमें भी क्वेश्चंस वही होंगे। अगर आपको इन 15 क्वेश्चनों की तैयारी करनी है तो इन 15 क्वेश्चनों के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो गद्यांश की विषय वस्तु है उससे संबंधित प्रश्न, गद्यांश की विषय वस्तु जो भी उसमें घटना है, प्रसंग है, जो भी उसके अंदर कहानी है। दूसरे जो प्रश्न होंगे इसमें किसके होंगे, व्याकरण के प्रश्न होंगे, ठीक है। इसके बाद में तीसरे जो प्रश्न होंगे इसके अंदर वो शब्दावली के होंगे। न तो इसमें काव्य का कोई प्रश्न पूछा जाएगा, अलंकार का, ये आपको ध्यान रखना है, ना यहाँ पे पद्यांश के मूल भाव से कोई प्रश्न होगा। तो दोस्तों यहाँ पर केवल आपको 3 सेक्शन करने हैं। टोटल 15 में से इसका जो रोल रहेगा आपका, वो रोल रहेगा लगभग 8 प्रश्न अकेले इससे आएंगे। इसके बाद व्याकरण के जो क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज सेकंड में, वो होंगे आपके 4 से लेके यहाँ पे आपके 5 प्रश्न, 4 से लेके 5, 8 से लेके 9 प्रश्न आपके गद्यांश से रिलेटेड होंगे, 12। इसके बाद शब्दावली के जो प्रश्न होंगे उनकी संख्या होगी 2 से लेके 3। तो ये एक आपको मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि व्याकरण जो भूमिका निभाता है इन प्रश्नों में लैंग्वेज सेकंड में, वो 4 से 5 प्रश्नों की निभाता है। शब्दावली जो भूमिका निभाती है विलोम शब्द पर्यायवाची, वो 2 से 3, और विषय वस्तु इन दोनों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो 8 से लेके 9 प्रश्न आते हैं। तो कहीं भी एक क्वेश्चन कम एक क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है, अदरवाइज चीज़ें सेम रहती है। तो लैंग्वेज सेकंड में डिफरेंस क्या था, पोयम के स्थान पर, कविता के स्थान पर, गीत के स्थान पर गद्यांश अर्थात प्रोज। ये तो था आपका लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस। अब बात करते हैं आखिरकार भी प्रश्न आते कैसे हैं।
उनका मुद्दा ये है, ये एक पिछले साल का आपका पेपर है जो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने किया और काफ़ी बच्चों ने फाइनल रिजल्ट देके आगे तमाम चीज़ों में वो इन्वॉल्व होते चले गए। निम्नलिखित गद्य काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों संख्या 1 से 6 तक सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो यहाँ क्या कह रहा है, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पथ भरना है, अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। कहने का मतलब ये हुआ कि ये लैंग्वेज फर्स्ट का पेपर हुआ, क्योंकि जब जब कहीं पर काव्यांश अर्थात यहाँ पर पद्यांश आएगा, जिसको हम कविता भी कहते हैं, इसी को हम गीत भी कहते हैं, बात एक ही है। कविता इसी को हम क्या कह रहे हैं, गीत कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये लैंग्वेज फर्स्ट है, क्योंकि हमेशा लैंग्वेज फर्स्ट में ही आता है। अब इसका आपको भाव नहीं निकालना है, अर्थ नहीं समझना है, इसी के आधार पे आपको क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। जैसे कविता का मुख्य स्वर बताइए क्या है, कविता में मूल भाव क्या है, स्वतंत्रता का है, गौरव गाथा का है, युग निर्माण का है, या स्त्री शक्ति का है। तो चूंकि यहाँ बार बार चर्चा क्या है, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, तो नारी को युग निर्माण करना है। और फिर लास्ट पंक्ति क्या कह रही, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। हमेशा जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाए, कविता का शीर्षक क्या है, कविता का मूल भाव क्या है, कविता का उद्देश्य क्या है, तो उनके प्रश्नों का आंसर आपको दो तरह से आना। एक तो स्टार्टिंग की 2 पंक्ति और लास्ट की 2 पंक्ति, चाहे वो गद्यांश हो चाहे वो काव्यांश हो, हमेशा टाइटल वाले प्रश्न का आंसर, मुख्य स्वर वाले प्रश्न का आंसर, मूल भाव वाले प्रश्न का आंसर, या फिर आपसे उद्देश्य है। जैसे इसने मूल स्वर कहा, जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार सीटेट दे रहे हैं वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसी को हम आशय भी कहते हैं, इसी को हम तात्पर्य भी कहते हैं, इसी को हम यहाँ अभिप्राय भी कहते हैं, और इसी को वो यहाँ सार भी कहेगा, इसी को कहोगे आप मूल भाव। और यहाँ पे हमने शब्द प्रयोग किया है, मूल स्वर भी इसको कह सकते हैं, मुख्य स्वर भी इसको कह सकते हैं, मुख्य स्वर, ये सब एक ही सेंस में हम प्रयोग करते हैं। इसी को हम उद्देश्य भी कहते हैं, और इसी को कहते हैं हम लक्ष्य, और इसी को कहते हैं हम शीर्षक। अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न आपसे एक जरूर वो पूछेगा, जब भी आए तो आपको क्या करना है, जरूरी नहीं वो ये दोबारा रिपीट हो, आपको स्टार्टिंग की 2 पंक्ति और लास्ट की 2 पंक्ति पढ़नी है। उसमें जिस चीज़ की चर्चा होगी वही आपका टाइटल है, वही आपका उद्देश्य लक्ष्य है, मूल स्वर है, मूल भाव है, आश्रय तात्पर्य अभिप्राय सार मुख्य स्वर है। तो इसमें जो चर्चा हुई वो किसकी हुई, नारी की चर्चा हुई। इसमें भी जननी हो तुम संपूर्ण जगत की, इसमें भी नारी की चर्चा हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्त्री शक्ति की बात है। यहाँ आंसर नहीं देना था क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा, हमें यहाँ सीखना है। आखिरकार इस तरह का एक काव्यांश आएगा, उसके आंसर किस तरह के हमें देने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि हम आगे बहुत सारी क्लास यहाँ पे लेंगे आपकी, और उसमें कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे क्लियर करते चले जाएं। अगर हम ये क्लास ले रहे हैं 40-45 मिनट की, तो मेरा मकसद ये है कि मैं कुछ आपको नया सिखा के जाऊँ, ताकि जो दुविधा है कि हम कितने काव्यांश याद करें, कितने काव्यांश की प्रैक्टिस करें, कितने गद्यांश की प्रैक्टिस करें, तो वो एक जो उलझन है वो आपको सुलझानी है। आप 10 गद्यांश काव्यांश प्रैक्टिस कर लो या 100, बात एक ही रहेगी जब तक आप क्वेश्चन की वैरायटी से वाकिफ नहीं हो। तो यहाँ आपको आंसर दे के तैयारी नहीं कर सकते आप सीटेट की, यहाँ आप कॉन्सेप्ट, लॉजिक, क्वेश्चन की वैरायटी और उसके सीक्वेंस को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप बिना पढ़े 15 से 20 दिन में भी सीटेट निकाल सकते हो। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका, तो यहाँ जब हमने पढ़ा था तो स्त्री की जो भूमिका इन्होंने कहा कि एक तो युग निर्माण की है, तो जब युग निर्माण की है तो नगण्य तो है नहीं, ठीक है, इसके बाद औसत भी नहीं है, अप्रासंगिक मतलब उसका कोई फायदा ही नहीं है, ये भी नहीं होगी, तो संज्ञान के योग्य अर्थात ध्यान देने के योग्य। क्योंकि कविता में चर्चा जो हुई वो पॉजिटिविटी की हुई स्त्री की, कि यहाँ कह रहे युग निर्माण भी कह रहे हैं, प्रगति पत्थर भरना भी कह रहे हैं, अपने को कमजोर न समझो ये भी कहा, और जननी हो तुम संपूर्ण जगत की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो बात आई वो संज्ञान के योग्य। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। अब ये ऐसा प्रश्न, ये उससे रिलेटेड नहीं है, ये प्रश्न आपका रिलेटेड है व्याकरण से, ये ग्रामर का प्रश्न है, क्योंकि इसमें से गौरव, सबला, नीव और अबला
आपको पता होना चाहिए कौन सा इसमें विशेषण है, कौन सा संज्ञा है, ठीक है, या कौन सा दूसरा जो भी मैंने विकारी शब्द बताए उससे रिलेटेड। अब यहाँ जो चर्चा हमने की, अब शाब्दिक अर्थ आपको पता है तो आप बता पाओगे, अदरवाइज नहीं। शाब्दिक मतलब शब्दावली, पर्यायवाची। तो यहाँ गौरव की भी बात है, स्त्री गौरव की, स्त्री सबला, वो कह रहा है कि अपने को कमजोर न समझो, इसका मतलब वो सबला है। नीव की भी बात हुई, लेकिन अबला की बात नहीं हुई। तो स्त्रियों के लिए यहाँ अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, उस तरह की भाव यहाँ नहीं लिया गया। इसलिए कह रहा है कि विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। तो स्त्रियों के लिए अबला, ठीक है, ऐसा है का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि एक मजबूत नींव सबला गौरव का प्रयोग हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर दूसरे तरीके से कैसे दे सकते थे, इसमें यहाँ नींव है, आज़ादी की खुदी नींव में, ठीक है। इसके बाद यहाँ हम गौरव की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, युग निर्माण की भी बात कर रहे हैं, प्रगति पर पत्थर को भरने की भी बात कर रहे हैं, कमजोर न समझने की भी बात कर रहे हैं, और गौरव की भी बात। तो गौरव भी है, नींव भी है, अपने को कमजोर न समझना सबला भी है। वाक्यांश के लिए एक शब्द सबला क्या है, जो अपने को कमजोर न समझे, तो ये आपका वाक्यांश है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा इसका, सबला। तो इसीलिए अबला की कोई बात ही नहीं हुई, तो हमने सारे गौरव का भी प्रयोग किया, सबला का भी और नींव का भी। इसलिए राइट आंसर क्या हुआ। आप क्या करते हो, कविता को पढ़ के आंसर देते हो। यही कारण है कि आपके कुछ क्वेश्चन सही और कुछ हो जाते हैं गलत। स्त्री के निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है। कमजोर न समझना, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव है, जननी हो संपूर्ण जगत की, ये चारों पंक्ति कविता की है। तो इसमें कह रहा है स्त्री के निर्माणकारी, तो युग निर्माण तुम्हें करना है, यही तो निर्माणकारी शक्ति की इसके अंतर्गत है। तो राइट आंसर हो गया आपका फोर्थ। कविता के अनुसार स्त्री को जननी के रूप में ही रहना होगा, गौरवगान करते रहना होगा, पत्थर भरने का कार्य करना होगा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। तो खुद कह रहा है पहली पंक्ति में, क्योंकि स्त्री अपनी शक्ति नहीं पहचान रही है, तो पहली पंक्ति में क्या, आया समय उठो तुम नारी, इसका मतलब वो अपनी शक्ति को पहचानने, उठने की बात क्या है यहाँ, जागने से नहीं है, अपनी शक्ति को पहचानने से है। इसीलिए राइट आंसर क्या हो गया, अपनी शक्ति को पहचानना। तो यहाँ स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, राइट आंसर हो गया आपका डी। जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब ये प्रश्न किससे संबंधित है, काव्य। तो अब तक जो प्रश्न आए वो कहाँ से आए, एक तो जो काव्यांश की विषय वस्तु थी उसके प्रश्न थे, दूसरे व्याकरण के प्रश्न आए, और इसके साथ किसके प्रश्न आए, काव्य के प्रश्न आए, और इसके बाद किसके प्रश्न आए, शब्दावली के प्रश्न आए, जिसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला प्रश्न भी था। एक वाक्यांश की विषय वस्तु, इसे क्या कहेंगे, काव्यांश की विषय वस्तु। तो यहाँ पे इससे संबंधित प्रश्न थे, काव्य से संबंधित और शब्दावली से, तो चार से संबंधित थे, बाकी आपको तैयार नहीं करना है। तो इसमें यहाँ क्या है, जय, इसमें भी जय है, तो वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है वो क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार। क्योंकि यमक अलंकार क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जोड़ा नहीं है। जैसे सजना है तुम्हें सजना के लिए, तो यहाँ सजना है सजना के लिए, इस तरह से यहाँ पे जोड़ा नहीं आया है, एक ही शब्द अलग अलग। जैसे 3 बेर खाती हो तुम 3 बेर खाती हो, तो वो जोड़ा युग्मक के रूप में यहाँ पे कोई शब्द नहीं था। तो जहाँ जोड़ा युग्मक होगा वहाँ यमक अलंकार होगा, ऐसी कोई कंडीशन है नहीं। जब कोई शब्द सम संख्या में रिपीट हो, यानी कि 2, 4 और 6 के क्रम में रिपीट हो जाए, तब वो यमक अलंकार होगा, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ है नहीं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, मैं पानी पानी हो गई तो वो यमक अलंकार का उदाहरण है, सजना है सजना के लिए वो यमक अलंकार का उदाहरण है, 3 बेर खाती यमक अलंकार का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि जोड़ा है, युग्मक है, शब्द 2 बार आया है और अलग अर्थों में आया है। शब्द 4 बार आ जाए और अलग अर्थों में हो तो वो भी यमक अलंकार होता है, ठीक है। ओ फिराक वाली, ये मत समझना कि मैं तेरी फिराक में हूँ, ओ फिराक वाली, ये मत समझना कि मैं तेरी फिराक में हूँ। 2 बार फिराक आ गया, मैं उसकी फिराक में हूँ जो तेरी फिराक में है। तो फिराक शब्द कितने बार आया, 4 बार, और चारों बार फिराक अलग अलग है। तो जब कोई शब्द 2, 4, 6 बार रिपीट हो अलग अलग अर्थ में, तो वो क्या कहलाता है, यमक अलंकार। ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी।
आंसर टैली करके आंसर दे सकते हैं। जहां वर्ण की आवर्ती हो, शब्द की आवर्ती हो और वाक्य की आवर्ती, वाक्य की आवर्ती हो, वाक्य की आवर्ती एक ही अर्थ में हो, वाक्य की आवर्ती एक ही अर्थ में हो तो वहां अनुप्रास होता है। वर्ण की आवर्ती चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से जो भी दिया तो वो अनुप्रास है। शब्द की आवर्ती परदेशी परदेशी जाना नहीं, वो अनुप्रास अलंकार है, एक अर्थ है। पहले परदेशी का जो अर्थ है दूसरे का भी वही अर्थ है। आज ब्लू है पानी 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 पानी, तो पानी का हर बार अर्थ पानी है, जल है, तो इसीलिए ये अनुप्रास का उदाहरण है। जबकि यहाँ फिराक शब्द का अर्थ हर बार अलग था। अगर वाक्य की आवर्ती है रघुपति राघव राजा राम पतिता पावन सीताराम, और रघुपति राघव राजा राम पतिता पावन सीताराम, तो वो क्या है, वो वाक्य की आवर्ती है। तो वाक्य अगर एक अर्थ में रिपीट है, शब्द एक ही अर्थ में रिपीट है, वर्ण अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो अनुप्रास है। इसमें वही कंडीशन अप्लाई हुई, और जब ये कंडीशन अप्लाई हुई तो अनुप्रास अलंकार कहलाया। उपमा अलंकार कहाँ होगा, जहाँ तुलना होगी। उपमा कहाँ होगा, जहाँ तुलना होगी, जहाँ योजक चिन्ह के साथ से, सा, सी, सम, समान, सरिस, तुल्य और जैसा शब्द का प्रयोग हो, आंखें बंद, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा का शाब्दिक अर्थ तुलना है, तो जहां योजक चिन्ह के साथ से, सा, सी, सम, समान, सरिस, तुल्य जैसा आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, उपमा। क्योंकि जब भी तुलना करनी होती है तो वो जैसा तैसे का प्रयोग जरूर करेगा। और इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब अवधि या ब्रज भाषा की कोई पंक्ति लेते हैं, तो जब तुलना इनके बिना हो नहीं सकती, इसलिए उपमा की सबसे अच्छी पहचान है सा, से, सी, सम, समान। रूपक में कोई योजक चिन्ह प्रयोग ही नहीं होता है। यूपक में कोई भी तुलना को बताने के लिए, संभावना को प्रकट करने के लिए वाचक शब्द का प्रयोग ही नहीं होता है। रूपक में होता है समानता, अर्थात जहां दो अलग अलग चीज को एक जैसा बताया जाए, जैसे चरण कमल बंदो हरियाई, वो रूपक है। तो आप आंसर, और यही पूछेगा, इनके अलावा कुछ नहीं लेगा वो। इसमें आप सलेस और जोड़ दो, इसके साथ इसमें आपको उत्प्रेक्षा जोड़ दो, इसी के साथ आप दो अलंकार और पढ़ लोगे, एक प्रश्न आपका तैयार। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आपका क्या आ गया, वो काव्यांश था, जिसमें से जो प्रश्न थे मैंने आपको बताए दोस्तों, उनको आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ आपका काव्य से भी प्रश्न है, ग्रामर से भी है, और काव्यांश की विषय वस्तु। अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं। अगर आपका गद्यांश प्रोज छोटा है तो पढ़ने में फायदा है, अदरवाइज बिना पढ़े भी आप आंसर दे सकते हो। बिना पढ़े कैसे आपको आंसर देना है वो आज सीखना है। आपका इतना बड़ा ये पैराग्राफ है और जरूरी नहीं है हर सेंटेंस से वहाँ प्रश्न पूछा जाए। इसके बाद गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, तो यहाँ पे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, इसको आप पैराग्राफ में देखो कहाँ कहाँ दिया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले तो आप किसी भी प्रश्न को छोटा करना सीखो। गद्यांश में के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण, तो हमने प्रश्न छोटा कर लिया अपना, धन्यवाद कहने का कारण। अब धन्यवाद कहने का कारण पैराग्राफ में कहाँ है, तो यहाँ पर धन्यवाद ये रहा। हम स्वार्थ के लिए, संस्कृति के कारण और व्यवहार में हम कितनी बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, पूर्ण विराम आ गया। इससे आगे आपका आंसर नहीं होगा, इससे पहले भी नहीं होगा क्योंकि कोई शब्द है ही नहीं। तो यहाँ ये कह रहा है अपने स्वार्थ संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं। प्रश्न क्या था हमारा, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, तो स्वभाव के कारण भी बोलते हैं, स्वार्थ के कारण भी, संस्कृति, लेकिन दया के कारण नहीं बोलते। राइट आंसर हो गया आपका बी। मैंने ये कहा कि जब तक ट्रेंड चेंज नहीं करोगे एक बड़ी भीड़ का हिस्सा रहोगे, और जब पढ़ने का तरीका चेंज कर लोगे, आप जो स्टार्टिंग की पहली पंक्ति होती है उसके इंसान होंगे, और एक अच्छे मार्क्स से आप सीटेट पास कर चुके होंगे। अगर सीटेट आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है तो आगे की जो हालत है DSSS, NVS, KVS, UP और बाकी तो किसी दूसरे एग्ज़ाम की, तो वो एक आपके लिए बड़ी चुनौती साबित हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि सीटेट में कभी भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सीटेट के केवल हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से भी प्रैक्टिस कर गए और अपने खुद के कॉन्सेप्ट अपने बना लिए,
तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके 120 नंबर आराम से 150 में से आ जाएंगे। जो बच्चे कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं उनको ज़्यादा खतरा है यहाँ पर, ठीक है। अगर पास करने की मैं तरीका बता देता हूँ कैसे आपको पास करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो चीज़ रोज पढ़ते रहेंगे, चलो इसको भी सीख लेते हैं एक बार। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है। आ गया तात्पर्य वाला प्रश्न। तो हर बुराई अज्ञान के अंधकार से फैलती है, इसको ढूंढो कहाँ है। हर बुराई अज्ञान के अंधकार, तो यहाँ बुराई अज्ञान के अंधकार, ये हमारा प्रश्न हो गया, छोटा बना लिया। अब इसको ढूंढो बुराई अज्ञान के अंधकार में कहाँ है, वहीं इसका आंसर होगा। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। हर बुराई, ये रहा यहाँ पूर्ण विराम है, इससे पहले आपका आंसर नहीं होगा। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। यहाँ पूर्ण विराम हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ना है, तो इससे आगे भी नहीं बढ़ना है। और यहाँ ये क्या कह रहा है यहाँ हमारा कि यहाँ पे पूर्ण विराम है, इससे इधर नहीं जाना है। तो यही आपका आंसर आ गया। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में, ठीक है, फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। तो प्रश्न का आंसर क्या, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है ऐसे तात्पर्य अज्ञानता के कारण बुराई फैलती है। अज्ञानी व्यक्ति बुराई फैलाता है, अंधकार होते ही बुराई फैल जाती है, अंधेरा सब कुछ बुराई की जड़ है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट हो गया। पहले प्रश्न को छोटा करना सीखो, फिर उसको पैराग्राफ में ढूंढो, उसी सेंटेंस में उसका आंसर मिलेगा। पूरा पैराग्राफ कितनी बारी पढ़ लो, आधे क्वेश्चन सही करके आओगे, आधे गलत करोगे, उस तरीके से। सुख दुख का कारण क्या है, अब क्वेश्चन क्या है हमारा, सुख दुख का कारण। ये तो छोटा था, अब सुख दुख देखो कहाँ है पैराग्राफ में। तो सुख दुख ये रहा यहाँ, सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों का फल है। यहाँ पूर्ण विराम है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पूर्ण विराम है, ये रहा, ठीक है, इधर नहीं जाना है। तो हमारा आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक मिल गया। तो सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों का फल है। किसका फल है, कर्मों का। अब आप 50 ये पैराग्राफ प्रैक्टिस कर लो या 500, बात एक ही रहेगी। आपको केवल 1-2 गद्यांश के आधार पर उस तरीकों को सीखना होगा जिस तरीके से गद्यांश के आंसर दिए जाते हैं। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए। प्रश्न हमारा क्या है, प्रायश्चित के साथ साथ मानव को। तो प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए, ये देखो यहाँ कहाँ है, इसमें प्रायश्चित ढूंढो कहाँ गया। प्रायश्चित के साथ साथ क्या करना चाहिए, इस दर दिया है, मैं प्रायश्चित ही ढूंढ रहा हूँ। प्रायश्चित के साथ साथ यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, इसमें आया कहीं प्रायश्चित। देखो भर्ती आपको होना, मैं तो हो चुका हूँ 6 बार, इसलिए आप जल्दी ढूंढोगे कम समय लगा के। इसमें नहीं है प्रायश्चित, है इधर सद्गुण, ईश्वर, पवित्रता, मानवीय पुरुषार्थ करते रहना चाहिए रहा। यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है, मानवीय पुरुषार्थ करते रहे, मन की कोठरी को स्वच्छ रखे, जहाँ जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करे। यहाँ पूर्ण विराम लग गया, इससे आगे नहीं बढ़ना, यहाँ पूर्ण विराम है, इससे पीछे नहीं जाना है। तो क्या है, मानवीय पुरुषार्थ करते रहे। प्रायश्चित के साथ साथ क्या करना है, प्रायश्चित के साथ साथ हमें पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों का, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका डी। मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से तात्पर्य क्या है, मन के अनुसार कार्य करना, मन सब विकारों का कारण है, मन को नियंत्रण में रखना, मन से बुरे भावों का निष्कासन। तो मन की कोठरी, अभी तो हमने वो पंक्ति पढ़ी थी कि हमें क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ के साथ साथ मन की कोठरी को स्वच्छ रखना चाहिए। अर्थात मन कहते हैं अंतकरण को, चित्त को, उसके बुरे भावों का निष्कासन। जो भी नेगेटिविटी आती है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, वे जो नेगेटिविटी है उससे दूर करना है। तो राइट आंसर हो गया आपका डी। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, ईर्ष्या से ऊपर उठना, ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। तो जीवन का मुख्य लक्ष्य है, अपने आंसर नहीं देना, दार्शनिक नहीं बनना है, शिक्षक बनना है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, फार्म भरेंगे शिक्षक का और बनेंगे दार्शनिक। अब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर अपनी दार्शनिक प्रवृत्ति से देंगे, जो कि गलत आएगा। अगर पैराग्राफ किसी देशभक्त को आतंकवादी कह रहा है तो हमें उसको आतंकवादी मानना पड़ेगा। अगर वो दिन को रात कह रहा है तो हमें रात मानना पड़ेगा।
जो पैराग्राफ कह रहा है उसके अनुसार चलो, अपना दिमाग मत लगाओ। जीवन का मुख्य उद्देश्य पैराग्राफ पढ़ेंगे नहीं, दार्शनिक बन जाओगे, बनना है शिक्षक। क्या बनना है? शिक्षक। तो इसीलिए जीवन का मुख्य लक्ष्य ढूंढो, कहाँ है पैराग्राफ में। जीवन का मुख्य लक्ष्य, जो वो कह रहा है वो मानेंगे। जीवन का मुख्य लक्ष्य, जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। अब ये देखो कहाँ से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ। अब इसमें यहाँ पूर्ण विराम है, यहाँ पे, इससे आगे तो नहीं है। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, इससे पहले जाना ही नहीं आपको। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि, ईर्ष्या जैसी निष्कृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। तो आंसर क्या हो गया? ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमें हमारी औकात से ज़्यादा दिया है। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, राइट आंसर हो गया डी। ये ध्यान रखना, अगर वो देशभक्त को आतंकवादी कह रहा है मानना पड़ेगा, दिन को रात कह रहा है तो मानना पड़ेगा। दार्शनिक नहीं बनना है कि नहीं हम तो यहाँ से कर लेते हैं ईश्वर की भक्ति करना। तो दार्शनिक क्या करके आएंगे? ईश्वर की भक्ति करना। और शिक्षक इसका आंसर क्या करके आएंगे? ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। तो नेक्स्ट, स्वार्थ का विलोम, ये व्याकरण के क्वेश्चन हो गए, वो विषय वस्तु वाले थे सारे। तो यहाँ स्वार्थ का विलोम, इसका पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं, इसके लिए पैराग्राफ पढ़ना ही नहीं होता है। तो स्वार्थ जो अपने लिए काम करे, और परोपकार जो दूसरे के लिए काम करे। तो क्या करेंगे? कुछ निस्वार्थ करेंगे, कुछ परोपकार, और बाकी को कुछ पता नहीं है, कुछ वो अगली साल कर लेंगे 2025 में। तो यहाँ स्वार्थ का क्या हो जाएगा? निस्वार्थ। तो यानी कि बिना स्वार्थ के। और कुछ बच्चे क्या करेंगे? परोपकार, भला करना। अरे स्वार्थ में नि उपसर्ग लगा दिया तो उसका जो मीनिंग है तो उसके अपोजिट हो गया। तो उपसर्ग लगा के भी हम विलोम शब्द बनाते हैं, इसलिए वो कंडीशन अप्लाई हुई। ये नहीं देता तब हम इसको मान लेते कि स्वार्थ का मतलब होता अपने लिए, और परोपकार दूसरे के लिए भला करना। तो राइट आंसर हो गया बिना स्वार्थ के अर्थात निस्वार्थ, राइट आंसर बी। मानवीय शब्द में प्रत्यय बताइए। मैंने ग्रामर के क्या टॉपिक लिखे थे कि विलोम शब्द, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसके साथ अव्यय निपात। ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, पूरा व्याकरण नहीं पढ़ना है। पूरे हिंदी व्याकरण में 35+ टॉपिक है। तो यहाँ तो क्वेश्चन आएंगे आपके 4 से लेके 5। केवल व्याकरण का जो रोल है कितना है? 4 से 5 है। तो 35 टॉपिक थोड़े ही पढ़ेंगे हम, टॉपिक पढ़ेंगे केवल 10, और उन 10 टॉपिक से 4 से 5 प्रश्न करेंगे। तो इसीलिए क्या मानव, इसमें मूल शब्द निकाल लो। इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है मानव, और इसमें क्या लगा हुआ है? ई प्रत्यय लगा है। तो राइट आंसर हो गया। मानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा, इसके अंदर सारे मानव आ गए। तो मूल शब्द में बाद में जो शब्दांश लगा उसे क्या कह रहे हैं हम? प्रत्यय कह रहे हैं। तो यहाँ जब भी आपको उपसर्ग और प्रत्यय का क्वेश्चन आए तो उसके तरीके आपके पास 2 है। एक तरीका तो यह है कि मूल शब्द वह छोटे से छोटा शब्द है जो आज तक आपने पढ़ा हो, लिखा हो, सुना हो, देखा हो। तो इसमें से मूल शब्द मान हो नहीं सकता, क्योंकि फिर यहाँ वी है। तो मूल शब्द है यहाँ मानव, तो इससे छोटा शब्द आपको इसमें बना नहीं सकते। और इसके बाद में जो बच गया ऐसा शब्दांश जिसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है और शब्द के अंत में लगा हो, उसको कहते हैं प्रत्यय। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया अंतरराष्ट्रीय दे दिया, इसमें मूल शब्द उपसर्ग प्रत्यय या इसका प्रकृति प्रत्यय कीजिए, तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें एक तो अंतर लगा है जो गतिक है, गतिक बोलते हैं इसको, गतिक शब्द जो उपसर्ग की बात ही प्रयोग होता है। दूसरा इसमें मूल शब्द क्या है? राष्ट्र, और इसमें क्या है? ईय प्रत्यय। तो यहाँ राष्ट्र में ये प्रत्यय लगा के राष्ट्रीय बन गया, और ये अंतर क्या? ये रह चला गया आपका ऊपर, ये भी उपसर्ग ही है, जिसको हम क्या कहते हैं? ये आपका गतिक शब्द कहलाएगा, ये आपका मूल शब्द कहलाएगा, क्योंकि इससे छोटा कोई शब्द आप बना नहीं सकते। और ये आपका प्रत्यय कहलाएगा। ऐसा शब्दांश जो शब्द के अंत में लगा हो, जिसका अर्थ ना हो, वो क्या कहलाता है? प्रत्यय। कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? ये भी व्याकरण का प्रश्न है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब तक जो 15 प्रश्न हमने किए उसमें से आपके 4 प्रश्न आए व्याकरण के, 15 में से
4। एक प्रश्न आया आपका काव्य, और काव्य में क्या था? अलंकार। ये जब तक सिलेबस नहीं पहचानोगे ये डर खत्म नहीं होगा। और बाकी 10 प्रश्न क्या थे? उस विषय वस्तु के थे जो यहाँ गद्यांश और काव्यांश से पूछी गई। और ये 15 प्रश्न थे आपके स्टार्टिंग के, जिसकी तैयारी एक तरह से आपकी हो गई अगर आप समझ रहे हो तो। कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? अंधकार अंधेरा दोनों समानार्थी है, पर्यायवाची है। और जो समानार्थी पर्यायवाची होते हैं, यहाँ शुद्ध अशुद्ध विलोम शब्द, सुख दुख विलोम शब्द, ज्ञान अज्ञान विलोम, ये तो कहलाए आपके विलोम शब्द, अर्थात विपरीत आर्थी। और ये क्या कहलाया आपका? समान आर्थी। समानार्थी का मतलब समान अर्थ वाला, यानी कि पर्यायवाची। राइट आंसर आपका ए हो गया। तो आपको ये समझाने के लिए सिर्फ मैं आया था कि आपको 4 से लेकर 6 प्रश्नों की तैयारी व्याकरण की करनी है। एक प्रश्न आपको अलंकार का, काव्य का तैयार करना है। इस विषय वस्तु को पहले से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, इसको आपको करने का तरीका सीखना पड़ेगा, जिस पे मैं अभी जोर दे रहा था। और बात करेंगे फिर किसी और क्लास में पेडागोजी की। ये आगे के जो 15 प्रश्न हैं ये सारे पेडागोजी के। पेडागोजी में ये ध्यान रखना है 2019 से लेके जो भी अब तक आपके पेपर हुए उन सबको आपको प्रैक्टिस करना है। 2019 से लेके 2023 तक के आपके प्रीवियस क्वेश्चन PYQ ये आप पहले करोगे, क्योंकि ट्रेंड ये है। ठीक है, पेडागोजी का जो ट्रेंड है वो ये है। 2019 से पहले की जो पेडागोजी आप तैयार करोगे उससे फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, क्योंकि पेपर तो आपका ऑफलाइन ही होना है, जैसे पिछली बार हुआ 2023 के अंदर। तो इसीलिए आपके पास जो डिसीजन आपको लेने हैं वो 3 तरह के डिसीजन आपको लेंगे। एक डिसीजन तो आपको ये लेना है कि आप हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में लोगे या सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी अगर आप लोगे तो आपको वहाँ पेपर में करने हैं 91 से लेके 120%। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ले भी लेते हैं लेकिन वहाँ गलत करते हैं। फिर आपको यही डिसीजन आपको लेना है। आपको हिंदी अगर आप ले रहे हो सेकंड लैंग्वेज के रूप में तो फिर यहाँ आप करोगे 120 से लेके 150 तक के प्रश्न। एक तो पेपर में आप ये गलती करते हो कि वहाँ भूल जाते हो कि हर 100 में से 12 बच्चा ये गलती कर रहा है कि उसको पता ही नहीं होता है कि उसकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है या सेकंड है। हर 100 में से 12 बच्चे हैं हर साल जो हमें मिलते हैं। अब अंदाज़ा लगा लो 1 लाख में से कितने होंगे, और उसमें से एक आप में से भी होगा। जितने भी ये 2100 बच्चे लाइव है, इन 2100 में से आपको ये ध्यान रखना है एक आप में से भी है जो इस गलती को करेगा। हिंदी को लिया है लैंग्वेज सेकंड के रूप में, क्वेश्चन करके आएगा 91 से लेके 120, जबकि वहाँ उसको इंग्लिश करना था, संस्कृत उर्दू पंजाबी जो भी उसने लिया वो। तो एक तो डिसीजन आपको लेना है ये कि आप लैंग्वेज फर्स्ट ले रहे हो या लैंग्वेज सेकंड। ठीक है, लैंग्वेज सेकंड लोगे फ़ायदा क्या है? गद्यांश मिलेंगे। दोनों में फ़ायदा क्या है? इधर भी आपका गद्यांश होगा और इधर भी आपका गद्यांश होगा, और ये टोटल जो 15 प्रश्न आएंगे ये टोटल आपके गद्यांश के ही होंगे। बस ये अंतर है, वहाँ प्रोज और पोएट्री दोनों है। दूसरी चीज़ आपको ये लेना है कि आप मान के चलो आप कोई एक हिंदी लैंग्वेज चुन ली आपने लैंग्वेज फर्स्ट। अब जब दूसरी भाषा की बात आई, भाषा सेकंड की, आप कोई भी भाषा ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी नहीं होती। हिंदी इंग्लिश मेन पेपर में आएगी, बाकी जो है उसका पेपर अलग रहेगा। आप तमिल ले सकते हो, तेलुगु, जो भी भाषा आप जानते हो। 22 भाषाओं में से जो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है उसमें से जिसकी भी आपको नॉलेज है उसमें से आप चुन सकते हो। दूसरा डिसीजन आपको ये लेना है कि अगर आपकी अंग्रेजी अर्थात इंग्लिश वीक है, आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो, जैसे यूपी और बिहार के ज़्यादातर जो बच्चे हैं, हम भी हिंदी मीडियम वाले ही हैं, इसलिए यहाँ हिंदी पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज हम भी यहाँ पे कुछ और पढ़ा रहे होते। तो इसलिए यहाँ इंग्लिश जिसकी वीक है उसको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो पंजाबी वाले बच्चे हैं वो पंजाबी ले, इंग्लिश के पीछे ना दौड़े। जो उर्दू वाले बच्चे हैं वो उर्दू ले, और जो संस्कृत वाले बच्चे हैं थोड़ी बहुत संस्कृत जानते हैं तो वो यहाँ संस्कृत ले। और ख़ासकर साउथ इंडिया का सीटेट का रिजल्ट ज़्यादा आता है, उसका रीज़न है उनकी लैंग्वेज।
तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ आप अंग्रेजी को छोड़ के इन 3 लैंग्वेज में से भी कोई ले सकते हो, उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे और वो उसी तरह आएंगे। अगर लैंग्वेज सेकंड लेते हो तो दोनों गद्यांश मिलेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में संस्कृत लोगे, एक श्लोक मिलेगा और एक आपको गद्यांश मिलेगा संस्कृत में। तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि जिनकी इंग्लिश वीक है वो 15, 20, 30, 50 क्लास लेने के बाद अपनी इंग्लिश को यहाँ सही नहीं कर सकता है, ठीक है। वो यहाँ संस्कृत, उर्दू, पंजाबी में अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। तो जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है आप उनको उठाइए और ये देखिए कि आप इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा सही कर पा रहे हो या संस्कृत, उर्दू, पंजाबी के कर पा रहे हो। अगर आपके इंग्लिश के मुकाबले इन लैंग्वेज में से आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही हो रहे हैं तो एक लैंग्वेज आप ये अपने लो, ताकि आप इंग्लिश का जो बैरियर है उसको तोड़ पाओ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सीटेट इस वजह से नहीं होता कि इंग्लिश के 30 प्रश्नों में से उसको यहाँ 10% ऐसे होते हैं जो पता ही नहीं है इसका आंसर क्या होगा। अब वो 20 करके आता है 30 में से, इसमें से 5 उसके गलत हो जाते हैं, तो 30 में से उसके 15 परफॉर्मेंस होती है, जिसकी वजह से उसका सीटेट 2-4 नंबर से रह जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जिसके लिए इंग्लिश डिफ़िकल्ट है वो आंखें बंद करे, संस्कृत की तैयारी करे। संस्कृत में, उर्दू में, पंजाबी में वही होगा जो एनसीईआरटी की बुक में। यहाँ तीनों लैंग्वेज में गारंटी है, मराठी में, बंगाली में, तमिल, तेलुगु में गारंटी है। एनसीईआरटी की बुक में जो भी पोयम दी है, जो भी श्लोक दिया है, जो भी कविता दी है, जो भी गद्यांश दिया वही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, वो डिसीजन आपको लेना है कि आपकी लैंग्वेज कौन कौन सी होगी। आप दोनों लैंग्वेज में हिंदी नहीं ले सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपका सीटेट नहीं हो रहा है तो 2 वजह से, ज़्यादा पढ़ने की वजह से और दूसरा इंग्लिश वीक थी और इंग्लिश को लैंग्वेज चुन लिया। आप कोई भी भाषा जो वहाँ पे आती है मेन पेपर में हिंदी और इंग्लिश ही होगी, बाकी कोई भी लैंग्वेज चुनोगे उसका पेपर आपको अलग से मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है, सिलेबस सबको पता है, ये तो आप पेडागोजी को टारगेट कर दो। जैसे आपका पहले क्या है, सीडीपी है, इसके बाद में फिर दूसरे नंबर पे हमने यहाँ हिंदी ले लिया, इसके बाद में तीसरी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो गई या इंग्लिश की जगह आपकी संस्कृत हो गई, फोर्थ आपकी ईवीएस हो गई और फिफ्थ आपका हो गया मैथ। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबको पता है कि ये 30-30 प्रश्न आते हैं, लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है कि अगर आप पेडागोजी पे कमांड हासिल कर सकते हो, क्योंकि ये जो 30-30 प्रश्न है ये 15-15 में डिवाइड है, ये भी 15-15 में डिवाइड है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे पेपर का लगभग 75 तो पेडागोजी है। अब ये सारे पेडागोजी है, ये कितने क्वेश्चन हैं 75, ये कितने हैं 75, टोटल कितने हैं 150। अब आपको 2 डिसीजन लेने हैं, एक तो लैंग्वेज वाला, दूसरा ये कि 150 में से 75 आ रहा है पेडागोजी। या तो आप पेडागोजी सब्जेक्ट वाइज टारगेट कर जाओ, तब आपका सीटेट 100% है, ठीक है, क्योंकि आपको तो 90 ही चाहिए ना जनरल कैटेगरी में। तो आपको 15 क्वेश्चन तो आप इनमें ए बी बी भर के आओगे, 75 में 15 तो यहाँ ले ही आओगे। ये जो 75 है इसमें या तो बी बी भराना या सी सी, 15 तो इधर से आ गए और 15 आपके ये पेडागोजी है। और पेडागोजी का गेम क्या है, ये तो सारी सही होगी या सारी गलत होगी। चलो मान लेते हैं कि आपने गलत कर दिया, यहाँ आपके 75 में से आपके 60 आ गए, ठीक है। इधर कितने चाहिए आपको, 75 में से 30 है, ठीक है। तो ये आप आराम से ला सकते हो, इसमें से नेगेटिव मार्किंग थोड़ा ही होती है। 150 के 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये था कि आप लैंग्वेज को टारगेट कर जाओ। आप क्या कर जाओ, दोनों लैंग्वेज को टारगेट कर जाओ। लैंग्वेज आएगी 60 नंबर, 50 नंबर इसमें से उठा जाओ। इसके बाद बचे आपके 90 में से आपको कितने लाने हैं, यहाँ पर 90 में से लाने हैं 40। क्या आप 90 में से 40 नहीं ला सकते? या तो आप 2 लैंग्वेज टारगेट कर जाओ, या तो सीटेट आपका ये कराएगी। साउथ इंडिया वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो लैंग्वेज के दम पे सीटेट निकालते हैं। एक उनकी तमिल अपनी खुद की होती है, एक वो इंग्लिश ले लेते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते, दोनों लैंग्वेज उनकी अपनी। आपकी ये तो अपनी हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि इंग्लिश वाला जो पेपर बनाता है वो तो ये मान के चलता है कि मैं तो इंग्लैंड में पैदा हुआ था। तो सबसे डिफिकल्ट कोई सब्जेक्ट आता है तो वो
इंग्लिश आता है, सबसे आसान कुछ आता है तो वो संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सब आते हैं। इससे भी आसान कुछ आता है तो ईवीएस। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो पैडागोजी के क्वेश्चन को आधार बनाओ या फिर लैंग्वेज को टारगेट कर जाओ। यहाँ 60 में से 50 क्वेश्चन आराम से आपके हो जाएंगे, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन, 30 के 30 सही कर सकते हो। बाकी इसकी पैडागोजी भी आसान होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आप इस वाले गेम में खेलो। ये वाला गेम कौन सा है? 90 में से 150। और ये वाला गेम कौन सा था? 75-75। ये तो आप इस वाले गेम को खेलो, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से लेके कितने आओ? इसमें से 30 लेके आओ। इसमें कितने लेके आओ? 60 लेके आओ, तब जाके आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। और इसके लिए केवल आपको 15 से 20 दिन, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, 15 से 20 दिन अगर ढंग से आपने अपना सिलेबस समझ लिया कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, आपको ना तो ये पढ़ना है, ना आपको ये पढ़ना है, ना आपको ये पढ़ना है, तो बच क्या गया आपका? ये क्वेश्चन बिना किए अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो भी इतना ही परफॉर्मेंस करोगे जितना आप आज कर रहे हो पेपर में। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, क्योंकि सिलेबस बड़ा इनका है। इन 45 क्वेश्चन का सिलेबस बड़ा है, इनका तो 15 दिन का सिलेबस है। और आपको टॉप तो करना नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल 90 ही लाना चाहते हैं, तो 90 तो आपके इसी से आ गए। तो जो सिलेबस में टाइम लगेगा, ये पहले 15 क्वेश्चन जो चाइल्ड डेवलपमेंट के हैं, ये 15 ईवीएस के सब्जेक्ट के, एनसीईआरटी की बुक के, ये मैथ एनसीईआरटी की बुक के, इसमें टाइम आपको लग रहा है। सिलेबस इन 45 क्वेश्चन का बड़ा है, जिसको आप 2 महीने तक पढ़ोगे। ये तो सिलेबस बाकी जो 15 दिन का है उसको टारगेट करोगे तो सीटेट निकल जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आप सेल्फ स्टडी के दम पे, यूट्यूब के दम पे अगर फिर भी घबरा रहे हो अच्छे टीचरों को पढ़ने के बाद, तो फिर आपको इस टीम के साथ जुड़ना पड़ेगा। तब जाके आप सीटेट के साथ साथ यूपी टेट और टीचिंग का लगभग 60 से 70% सिलेबस कवर कर जाओगे। आपको यूपी टेट, सुपर टेट के लिए ज़्यादा में एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। सी टेट के अंदर जितना भी है, 999 में आपका फर्स्ट पेपर है, 999 में आपका सेकंड पेपर है 6 to 8 वाला, और 1299 में दोनों है 1 to 5 और 6 to 8। ध्यान रखना, बीएड वाले बाहर हो गए हैं 1 to 5 से, इसलिए कोई भी बीएड वाला कोशिश ना करे 1 to 5 का पेपर देने की, वो 6 to 8 वाले को ही जिंदाबाद रखे। और आप 999 में जो दिवाली का ऑफर है कैरियर पर आकर इस पूरी टीम के साथ, जिसमें हिमांशी मैम है, उदय सर है, इसके साथ अभिषेक सुमन सर है जो आपको एसएसटी कराएंगे, विवेक सर है ज्योग्राफी ईवीएस दोनों संभालेंगे, हिंदी संस्कृत मैं कराऊंगा आपको, साइंस सत्येंद्र सर कराएंगे, अरुण गौतम सर आपको इंग्लिश कराएंगे, और सब्जेक्ट पैडागोजी की आपकी स्पेशल अलग से फैकल्टी है, ठीक है, वो भी बहुत बेहतरीन टीचर हैं। लंबे समय से टीचिंग वाले बच्चों में अपना उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, तो वो सब्जेक्ट पैडागोजी को दूसरी जो मैम है वो आपको संभालेंगे। तो सारी चीज़ों को टाइम से पहले हम करके देंगे। ये हम पहले से ही करते आए हैं, 2011 से लेके अब तक ऑनलाइन ऑफलाइन तमाम ये टीचर पिछले ऑनलाइन 5 साल से और ऑफलाइन पिछले प्यारे दोस्तों लगभग 8 से 9 साल से सारे टीचर अलग अलग जगह पढ़ा रहे हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। अब मैम की क्लास है, मेरी क्लास दोबारा से फिर होगी और वो होगी हिंदी पैडागोजी की क्लास। धन्यवाद दोस्तों।